अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है प्लेलिस्ट का, 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक और मैथमेटिक्स की भी मैं बना रहा हूं, तो वो भी साथ साथ लेक्चर्स ऐड होते जा रहे हैं। तो बेटर वे यही है कि आप एक प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स आपको दिखते मिलते जाएं। ऑलराइट, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है आर्टिकल 1.6। बुक ज़रूर सामने रखनी है क्योंकि बुक सामने हो तो पढ़ाई में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ओके, कंप्यूटिंग सिस्टम्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था कंप्यूटर एज ए सिस्टम, कि कंप्यूटर में क्या गुण है, उसे क्यों बनाया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देयर आर सो मेनी एक्सप्लेनेशंस आर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो उसी से रिलेटेड ही ये लेक्चर है, काफ़ी कोई नई चीज़ नहीं है कि कंप्यूटिंग सिस्टम्स में क्या है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो बुक में एक बड़ी अमेजिंग सी लाइन लिखी है पहले ही पैराग्राफ में। इस टॉपिक के लिखा है स्ट्रक्चर्ड सेट। एक सेट है जो कि स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब होता है? जिसको तरतीब से चीज़ को लगाया जाए। इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारी वालदा हैं, वो किचन में अपने जो बॉक्सेस हैं, डब्बे हैं राशन के, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में लगाती हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके उस चीज़ को पकड़ने में। हम मैथमेटिक्स में भी डीमैथ्स रूल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड वे है। तो आई होप सो कि आप समझ रहे हो स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है। या स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ, एक स्ट्रक्चर सेट है किस चीज़ का? दो चीज़ों के कम्बिनेशन का, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, इस पे डिटेल से डिबेट करेंगे। ज़्यादा डिटेल से नहीं, लेकिन बुक में जितनी डिटेल है उतनी डिटेल से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में अभी क्या बात हुई, कंप्यूटर सिस्टम क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड सेट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन का। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ओके, उसके बाद बात है कि इसकी रेंज क्या है। कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं हमारे, अच्छा कंप्यूटर सिस्टम बोला जाए, कंप्यूटिंग सिस्टम बोला जाए, एक ही बात है, नोट अ बिग डील। या इनकी रेंज ये है कि कैन बी अ सिंपल सिस्टम लाइक कैलकुलेटर। एक सिंपल सा कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटिंग सिस्टम है कि आपको कैलकुलेशंस करके देता है। और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स या लार्ज स्केल का सिस्टम भी हो सकता है, जैसे सैटेलाइट, वो भी कंप्यूटिंग सिस्टम है। लेकिन इसकी आसान एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं कुछ क्लास में भी ऐसे ही कहता हूँ कि जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन पे ऑटो पायलट का एक सिस्टम होता है। होपफुली यू आर फैमिलियर विद दैट टॉपिक, कि आपको पता होगा कि ऑटो पायलट क्या होता है। ऑटो पायलट में क्या होता है कि आप एरोप्लेन के अंदर जो कंप्यूटर चल रहा है उसे कह देते हैं कि प्लेन को खुद ही उड़ाओ, और प्लेन भाई साहब के अंदर जो कंप्यूटर है वो उसे उड़ाना शुरू कर देता है। सर ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि उसमें सेंसर्स लगे हैं जो 20 to 40 किलोमीटर्स, 20 to 40 किलोमीटर्स रेडियस में आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चेक कर सकते हैं कि कोई फ्लाइट हमारे करीब तो नहीं आ रही। और उस ड्यूरेशन में अगर कोई भी फ्लाइट उनके करीब आने के करीब भी है, या कोई ऐसी ऊंचाई आ रही है, जैसे कोई माउंटेन्स आ गए या कुछ भी इस तरह की चीज़ आ रही है जो टकरा सकती है प्लेन से 20 किलोमीटर्स बिफोर, तो वो सेंसर जो हैं वो अलार्म बजा देंगे और पायलट को बुला लेंगे कि सर आके अब इसको हैंडल कीजिए, ये मेरी हिम्मत है या मेरी जो क्वालिटीज़ हैं उससे ये बाहर है। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक सिंपल पैटर्न है, एयर में कौन सा कोई ट्रैफिक इतनी ज़्यादा जा रही है, हर एक का एक सेटअप है। इनके जो एयरप्लेन्स की लाइंस होती हैं, एयरपोर्ट जो होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं कि हम इस टाइम पे इस एरिया में हम अपनी फ़्लाइट को उड़ा रहे होंगे, इस एरिया में हम इस टाइम पे फ़्लाइट उड़ा रहे होंगे। तो ये एक पूरा सिस्टम चलता है। तो वो पूरा सिस्टम चला कौन रहा है? कंप्यूटर चला रहा है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन होगी। जैसे कि पूरे एरोप्लेन को आपने चेक करना है, तो वो एक एक पुर्जा जाके, एक एक पार्ट जाके चेक करना, कंपोनेंट चेक करना थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेंसर्स लगा दें कि टैंक फुल है कि नहीं, जैसे हमारी बाइक्स में और कार्स में, व्हीकल्स में भी पता चल जाता है कि फ्यूल टैंक कितना कम है, तो वो भी एक कंप्यूटिंग सिस्टम की ही एग्जांपल हो सकती है अगर उसे हम इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करते हैं। जैसे BMW कार्स, अगर आप रॉयल रॉयस की नई एग्जांपल देखो, यूट्यूब पर सर्च करिएगा रॉयल रॉयस न्यू मॉडल्स, तो आप दंग रह जाएंगे कि उन्होंने स्टीयरिंग ही खत्म कर दिया है। लेकिन वो वहीं पॉसिबल है ना, उन्होंने स्टीयरिंग भी खत्म कर दिया, एक LED लगी है, पैसेंजर बैठता है और कहता है कि मुझे यहाँ जाना है, अपनी डेस्टिनेशन बता देता है। वो जो गाड़ी है, कार है, वो गूगल मैप के ज़रिए सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करती है, कितनी ट्रैफिक है, कहाँ ब्रेक लगानी है, कैसे जाना है। और आप उसके अंदर बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, अपना न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, डजंट मैटर, वो खुद ही चलेगी और खुद ही जगह पे पहुंचा के ब्रेक लगा देगी। पार्किंग में भी खो जाती है पार्क, वो सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर डाल दी गई हैं। तो आई थिंक मेरी बात समझ आ गई होगी। हॉस्पिटल का सिस्टम भी कह सकते हैं कि एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम भी हो सकता है कंप्यूटिंग सिस्टम, और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल का सिस्टम भी हो सकता है कंप्यूटिंग सिस्टम। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। ओके, उसके बाद आता है कि बेसिक टास्क ऑफ सिस्टम्स। कंप्यूटर का बेसिक टास्क क्या है, इस पे हम डिटेल से लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर एज ए सिस्टम वाला लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कहा था प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। एंड आई होप सो कि आपने देखा है, नहीं प्लीज़ गो देयर एंड वॉच इट। ओके, डाटा स्टोरेज, ये मैंने खुद पहले लिख दिया क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये बहुत मैटर करता है। फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं एंड यू नीड टू सेव इट।
कभी सेल फोन्स में, कभी कंप्यूटर्स में, कभी लैपटॉप्स में, कभी टैबलेट्स में। अगर आप कहीं गए हुए हैं तो आपको यूएसबी में भी उसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो डाटा की स्टोरेज हमें करके देता है, इसका बहुत मेन पर्पज़ है। उसके बाद डाटा को प्रोसेस करके देता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। डाटा को प्रोसेस करके देता है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो आप डाटा प्रोसेस कर रहे हैं, आप कोई भी डाटा डाउनलोड कर रहे हैं तो आप डाटा प्रोसेस कर रहे हैं। यानी कि हम जितनी भी गेम्स खेलते हैं, हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, हम उसकी एडिटिंग कर, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम एक्चुअली डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं। दैट थिंग इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डाटा या डाटा प्रोसेसिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। उसके बाद आई थिंक ये बात समझ आ गई है, डाटा को स्टोर करना, डाटा को प्रोसेस करना। प्रोसेस कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, ये प्रोसेस कंट्रोल क्या है? जैसे मैंने अभी एरोप्लेन की एग्जांपल दी थी, वो एक प्रोसेस है कि एरोप्लेन ने फ्लाई करते हुए इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन पे जाना है, इसको इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम के लिए मैं ऑटो पायलट ऑन कर सकता हूँ, जिस ड्यूरेशन में मुझे उम्मीद है कि कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रोसेस कंट्रोल हो गया। यहाँ इसकी एक छोटी सी सादी सी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपको वालदा ने कहा जाओ दाल लेकर आओ, ठीक है, आप कंप्यूटर पर बैठे हैं और आपको पता है मुझे 100 पेजेस के प्रिंट आउट चाहिए इस एक फाइल के। स्टूडेंट वेट कर रहे हैं उनका, फॉर एग्जांपल आपने उनको नोट्स देने हैं, ठीक है। आपने क्या किया, कंट्रोल पी प्रेस किया प्रिंट के लिए और 100 पेजेस ओके करके चले गए। आपने 100 पेजेस की एंट्री करके ओके किया। अब आप काम गए हैं, दाल लेने गए हैं या किसी और काम के लिए गए हैं, कॉफ़ी लेने गए हैं फॉर एग्जांपल। जब तक आप वापस आएंगे कंप्यूटर को कोई परेशानी नहीं होगी, प्रिंटर में पेज लगे होंगे, ऑटोमेटिकली वो 100 पेज प्रिंट करने के बाद खुद ही रुक जाएगा। ये प्रोसेस कंट्रोल था। आई थिंक आप समझ गए हैं। तो कम्युनिकेशन क्या हुआ, जैसे हमारी वालदा जो हैं, हमारी खाला से, हमारी नानों से किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी और एग्जांपल दे दूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी से समझ आ जाए। आपके सुबह भाई गए ऑफिस, उनका कोई एक पेज घर में रह गया, ऑफिस की कोई फाइल थी जो उसका पेज एक घर में रह गया। उस फाइल में एक छोटा सा नंबर था जो उन्हें चाहिए। तो बड़ा आसान सा तरीका है, वो आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे बेटा वो नंबर बता दो। आप वो पेज ढूंढोगे कहाँ पड़ा है और उनको बता दोगे। यहाँ आपको वो फ़ोन करके कहते हैं कि घर में मेरी 2-3 चीज़ें रह गई हैं ड्रॉर के अंदर, वो ले आओ। आप ड्रॉर ओपन करते हैं तो उसमें 10 यूएसबीज पड़ी हैं। अब भाई से पूछते हैं कौन सी यूएसबी, वो कहते हैं स्कैन डिस्क की। अब स्कैन डिस्क की भी 3 पड़ी हैं, तो आप कहेंगे यार मैं वीडियो कॉल कर लेता हूँ, भैया कौन सी लाऊं, वो कहेंगे ये वाली, ओके मैं लेके आ रहा हूँ। ये सारा कुछ क्या है, कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर ने हमारी बहुत हेल्प की कम्युनिकेशन को बेटर करने में। ऑलराइट, नाउ गेट बैक टू द टॉपिक अगेन। अब 3 टाइप्स की बात हमने करनी है डिटेल से कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और इलेक्ट्रिसिटी तो हम जानते हैं यार। तो कंप्यूटर बेस किस पे करता है, यानी डिपेंड किन पे करता है, इन 3 चीज़ों पे। जैसे स्टार्ट पे भी बता दिया था कि एक स्ट्रक्चर्ड है, सेट है किस चीज़ का, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, और इन्हें चलाता कौन है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हार्डवेयर है क्या, हर वो कंप्यूटर का पार्ट जिसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, हर वो पार्ट कहलाता है हार्डवेयर। इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया टेंजिबल। टेंजिबल वर्ड का मतलब होता है हर वो चीज़ जिसे आप छू सकते हैं, वी कैन बी एबल टू टच इट, दैट थिंग इज नोन एज टेंजिबल थिंग। ओके, होपफुली यू आर गेटिंग इट। या टेंजिबल कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, टेंजिबल कंपोनेंट्स हैं, वो सारे क्या हैं, हार्डवेयर। चाहे वो आपका कीबोर्ड माउस है, चाहे वो आपके कंप्यूटर के अंदर सीपीयू लगा है, मदरबोर्ड पूरे का पूरा, चाहे स्पीकर्स हैं, चाहे हेडफोन्स हैं, यानी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हर वो पार्ट, चाहे इंटरनल हो, कंप्यूटर के बॉक्स के अंदर लगा है, मदरबोर्ड के अंदर लगा है, लैपटॉप को ओपन करें अंदर के पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स जिन्हें आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजिबल हैं, वो सारे पार्ट्स क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर। ठीक है, इंक्लूडिंग वो मैंने लिख दिया जो आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि उसमें हार्ड डिस्क आ गई, सीपीयू आ गया, रैम आ गई, आईओ डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया। आउटपुट डिवाइसेस यानी कि एलईडी हो गई, स्पीकर्स हो गए। तो आई थिंक्स हो गया, बात को समझ पा रहे हैं। सॉफ्टवेयर भाई साहब क्या है, इसके ऊपर अलग से पूरे घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया जा सकता है। मैं नहीं, कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये टॉपिक लेंथी बहुत है, लेकिन बुक में इतना शॉर्ट करके और इतना खूबसूरत करके लिखा गया कि वेरी गुड, तो हम उसको उतना ही समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर एक्चुअली है क्या, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब हुआ, जिसमें एक और एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं क्या करने के लिए, टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, किसी एक टास्क को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल मैं थोड़ी डिटेल में दूंगा, अभी जरा इसको समझ लेते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, फिर मैं थोड़ी डिटेल में जाऊंगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी अच्छा सॉफ्टवेयर कहते किसे हैं। मैं सादी सी एग्जांपल से शुरू करता हूँ। अगर आप एक छोटा सा फ़ोन पकड़ते हैं, कोई भी एंड्रॉयड आजकल का, तो उसमें आमतौर पे व्हाट्सएप होता है, लेकिन अगर आपने न्यू परचेज़ किया तो नहीं होगा, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो व्हाट्सएप प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लोगे। तो अगर आप एक ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, किस काम के लिए कर रहे हो, सर मैं कम्युनिकेशन करने के लिए कर रहा हूँ, वीडियो कॉल करने के लिए कर रहा हूँ, इमेज शेयर करने के लिए कर रहा हूँ, यानी कि आप कम्युनिकेशन को थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप उसके लिए ईजाद हुआ है।
But if you want to play a game, some certain game, any specific, Puzzle Bubble like, or Taken 3 like, or Metal Slug, whatever you want to play, GTA or very high games like PUBG, okay? So अगर आप ऐसा कोई specific एक सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं जो सिर्फ एक काम करेगा, देखिए WhatsApp आपको फ़ोटो एडिट करके नहीं देगा, शेयर करने के लिए ऑप्शन देगा। Photoshop आपको पिक्चर शेयर करने की ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन एडिट करने की ऑप्शन देगा। तो जो सॉफ्टवेयर किसी एक पर्पस के लिए काम करने के लिए बने हैं, यानी उनको स्पेसिफिकली किसी एक काम के लिए बनाया गया है, ज़रूरत के काम, ये वर्ड याद रखिएगा, ज़रूरत के काम, उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जहां से आपको ये वर्ड पढ़ने की आदत पड़ी है, आप इस वर्ड को क्या कहते हो? एप्स, ठीक है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा, जिसे मैं OS कह रहा हूं? OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये क्या होते हैं? ये पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। OS के बारे में ये वर्ड याद रखिएगा, ये हमेशा पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, या पैकेज ऑफ एप्स कह लो, पैकेज ऑफ एप्लीकेशंस। एप्स वाला क्यों लिख रहा हूँ? असल वर्ड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम उसे एप्स कह सकते हैं। एप्लीकेशन से ही ऐप बना है। तो पैकेज ऑफ एप्स का क्या मतलब हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप कोई नया सेलफोन खरीद के लाए, कोई भी एंड्रॉयड खरीदा होगा तो उसमें गूगल का अपना एक सॉफ्टवेयर होगा जिसे हम विंडो कहते हैं, गूगल की विंडो होगी। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास विंडोज़ होंगी, विंडो 7, 8, 10, 11, वट एवर यू आर यूजिंग। लेकिन अगर आप एप्पल का फ़ोन ख़रीद के लाए हैं तो उसमें iOS होगा। अगर सिंपल एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड की विंडो होती है, और अगर आईफोन है तो आईफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? आईफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS। और अगर आईफोन का लैपटॉप है, ठीक है, तो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? उसमें होगा मैक OS कहते हैं उसे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह अगर सिंपल लैपटॉप है, एंड्रॉयड का उससे कोई लेना देना नहीं, सिंपल लैपटॉप है, तो उसमें क्या होगा? उसमें आमतौर पे क्या होती है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सब क्या हैं? ये सब के सब क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। सर अभी भी समझ नहीं आ रही, अभी आ जाएगी, डोंट वरी। आपने जब सेलफोन ख़रीदा तो ज़रा गौर करिएगा, उसमें कैलकुलेटर पहले से मौजूद है, गैलरी मौजूद है, कॉन्टैक्ट्स वाली ऐप मौजूद है, मैसेजिंग वाली ऐप मौजूद है, कैलेंडर वाली ऐप मौजूद है, देयर आर सो मैनी, प्ले स्टोर वाली ऐप मौजूद है, काफ़ी सारी ऐप्स मौजूद हैं। तो अगर आप गौर करें तो वो पैकेज हो गया ना, पैकेज ऑफ एप्स नहीं कहना चाहिए, ऐप्स कहना चाहिए यार, पैकेज ऑफ ऐप्स। तो जी हाँ, अगर हम एक पूरे का पूरा पैकेज पकड़ते हैं सॉफ्टवेयर, बेसिक सारे सॉफ्टवेयर इकट्ठे मिल जाएं और हम इनके ज़रिए सिंपल सारे काम कर पाएँ, और अगर हमें कोई ख़ास और काम करना है, जैसे व्हाट्सएप यूज़ करना है, गेम खेलनी है, तो हम उसे प्ले स्टोर से जाके अलग से डाउनलोड कर लें। तो उन सॉफ्टवेयर ऐप्स को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो बना बनाया पूरे का पूरा पैकेज मिल रहा है, उस पूरे सॉफ्टवेयर को जो पहले से डिवाइसेस में इंस्टॉल्ड हमें करके दिया जाता है, वो सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और हम आम जुबान में, यानी इंजीनियर्स की दुनिया में या IT की दुनिया में उसे कहते हैं OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। होपफुली आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं फिर भी थोड़ा सा ना समरी में बताने की कोशिश करता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम OS, जिसके अंदर सारे बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कंप्यूटर की विंडोज़ भी होती है, आम कंप्यूटर में विंडोज़ कहते हैं, आईफोन के लैपटॉप्स में मैक OS कहते हैं, उनमें बेसिक सारे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। फिर अगर हमें उसके अलावा कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे फ़ोटो एडिटिंग करनी है, या हमें कुछ और तरह कम्युनिकेशन करनी है व्हाट्सएप के ज़रिए, या हमें वीडियो अपलोड करनी है सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए हमें समटाइम्स बाहर से ऐप्स इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए वर्ड क्या यूज़ हुआ है? यूटिलिटी एप्लीकेशंस। व्हाट इज़ मीन बाय यूटिलिटी एप्लीकेशंस? आपने देखा होगा अक्सर जगहों पे लिखा होता है यूटिलिटी स्टोर। तो यूटिलिटी का मतलब होता है ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाए। तो यूटिलिटी स्टोर ऐसा स्टोर जहाँ ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, करियाने का काम, राशन वगैरह, तो ऐसी शॉप्स को हम यूटिलिटी स्टोर कहते हैं। वैसे ही ऐसी एप्लीकेशंस जो हमारे स्पेसिफिक किसी एक काम के ज़रूरत को पूरा करती हैं, स्पेसिफिकली हमारी किसी एक ज़रूरत को पूरा करती हैं, उन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ क्या हुआ वर्ड? यूटिलिटी एप्लीकेशन। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा कि OS का मतलब है पैकेज ऑफ एप्स या पैकेज ऑफ एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? जो स्पेसिफिकली किसी एक काम के लिए बना है, यानी कि यूटिलिटी एप्लीकेशन। तो होपफुली आपको इसका डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ कोर्स अगर बिजली नहीं होगी तो कंप्यूटर हमारा नहीं चलेगा। हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी आगे नहीं गई कि बिजली के बिना हम अपने कंप्यूटर को चला पाएँ। तो शायद किसी स्टूडेंट के माइंड में है, सर सेलफोन कंप्यूटर नहीं होता? जी होता है। लैपटॉप सर कंप्यूटर नहीं होता? जी होता है। सर वो तो बिजली के बगैर चल रहा है। इसमें थोड़ा सा कैच है। वो कैसे? अब अच्छे से समझते हैं कि बैटरी पे चल रहा है ना जी, लैपटॉप भी बैटरी पे चल रहा है सर, टेबलेट भी बैटरी पे चल रहा है सर, सेलफोन भी बैटरी पे चल रहा है। तो बैटरी चार्ज किससे हुई है?
इलेक्ट्रिसिटी से, तो बात उधर ही चले जाएगी, घूम फिर के बात वहीं जाएगी कि आपकी जो सप्लाई आ रही है वो बिजली के थ्रू ही आ रही है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पे बेस करता है आपका टोटल का टोटल कंप्यूटर का फंक्शन। इसलिए ये लाइन मैंने लिख दी, द पावर सोर्स दैट अनेबल्स कंप्यूटर टू फंक्शन। ये बुक से ही मैंने लिखी है, खुद से नहीं लिखी, थोड़ी सी एडिट की है। बुक में लिखा था मतलब घूम फिर के वो यही बात कहना चाह रहे थे, मैंने उसको शॉर्ट करके लिखा है। वो कह रहे थे द पावर सोर्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर को ही पावर सोर्स करेंगे ना, सॉफ्टवेयर को थोड़ी करेंगे। और मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में एक बात और बता दूं, इस तरह से समझ लें कि हार्डवेयर जिस्म है, बॉडी है ह्यूमन की, और सॉफ्टवेयर उसकी रूह है। दोनों एक दूसरे के बिना किसी काम के नहीं। अगर रूह है, एक फंक्शंस पड़े हुए हैं यूज़ के लिए, तो चलाएंगे किस पे? हार्डवेयर होगा तो उस पर चलेंगे ना। वैसे ही हार्डवेयर है, लेकिन अगर उसमें फंक्शंस नहीं है, रूह नहीं है, तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल के एक मशीन कंप्यूटर चलाते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, अब हम कवर करने लगे हैं अपने सब टॉपिक को, जो कि है आर्टिकल 1.6.1 टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। देयर आर सो मेनी टाइप्स। अब हम ये नहीं कह सकते कि क्या सिर्फ यही टाइप्स हैं, नो, दुनिया में बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन क्योंकि बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो उधर वही बात करते हैं। पहले तो आ गया कंप्यूटर भाई साहब के कंप्यूटिंग सिस्टम में हमारा वाला कंप्यूटर जो सिंपल कंप्यूटर होता है, जिस पे हम डिटेल से बात कर चुके हैं। कंप्यूटर एज ए सिस्टम में भी डिटेल से वो लेक्चर अवेलेबल है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा भी था कि ये सीक्वेंस में प्लेलिस्ट फॉलो करना अच्छा है, वो देख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, या इस पर भी डिटेल से बात हो चुकी है, तो वो सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे बुक में भी अगर आप पहली लाइन पढ़ो तो वहाँ लिखा है कि फर्स्ट टू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नाउ फोकस ऑन लास्ट टू, तो उस पर हम आराम से बात करेंगे। ओके, फिर आता है, यानी ये भी डिस्कस हो चुका है और ये भी। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम एक नेटवर्क की बात करते हैं तो फ़ौरन से जो आंसर आएंगे वो आगे लिखे हैं, जिस पे हम भी डिटेल से बात करेंगे। यानी एक ऐसा नेटवर्क या एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बस ये वर्ड याद रख लीजिएगा। फिर दूसरा वर्ड हम बाद में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस जगह को क्या कहेंगे? नेटवर्क। उस जगह को क्या कहेंगे? नेटवर्क। लेकिन अगर डिवाइसेस के थ्रू कर रहे हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क। सर समझ नहीं आई, नो प्रॉब्लम। अगर हम क्लास में बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नेटवर्क है। लेकिन अगर उसी लेक्चर को हम कंप्यूटर पर सुन रहे हैं, अलग अलग सेलफोन्स पे देख रहे हैं, तो सेंडर और रिसीवर दोनों क्या हो गए? किसी डिवाइसेस के थ्रू हो गए, तो वो क्या बन जाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। और आता है इंटरनेट, और इंटरनेट के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, पर अभी शॉर्टली मैं बता देता हूँ इंटरनेट है क्या। इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी दुनिया के नेटवर्क सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और उस जगह को कहते हैं इंटरनेट। इसीलिए इंटरनेट को कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये बात आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड तक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आई नो दैट क्या आ जाएगी, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर कह रहा हूँ। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। फिर आर्टिकल आता है 1.6.2, जो कि थोड़ा सा लेंथी है और डिटेल से हमें बताएगा कि नेटवर्क होता क्या है। यानी ये इंटरनेट से रिलेटेड है पूरे का पूरा आर्टिकल। कंप्यूटर नेटवर्क्स, जैसे उसने लिख दिया कि कंप्यूटर नेटवर्क एज ए सिस्टम। हम ये पहले समझ लेते हैं एज ए सिस्टम का क्या मतलब। तो ये लेक्चर आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पूरा चैप्टर के स्टार्ट पे यही बात की गई थी। कंप्यूटर एज ए सिस्टम, नेचुरल साइंस और आर्टिफिशियल सिस्टम्स, डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स को हमने बताया था कि एज ए सिस्टम का क्या मतलब, कि अगर हम एक चीज़ को एज ए सिस्टम देखते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो किस काम आता है, उसके नुकसान क्या हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट में कैसे फ़ायदा पहुँचा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या जिन्होंने प्लेलिस्ट फॉलो किया वो ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे। कंप्यूटर नेटवर्क एज ए सिस्टम क्या करता है? कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइसेस को। तो ये तो बड़ी सादी सी बात है, हमें पता है कि डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो वो दो चीज़ें करेंगी। मेन इंपॉर्टेंट काम वही है, उसके ऑब्जेक्टिव भी वही है जो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ने लगे हैं। रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन, लेट मी रिपीट इट अगेन एंड यू हैव टू रिवाइज इट विद मी। जब भी मल्टीपल डिवाइसेस, व्हेनेवर द मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर बेसिक टू ऑब्जेक्टिव्स, दे आर क्या? रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। बातचीत होगी या डाटा शेयर किया जाएगा, रिसोर्स शेयर किए जाएंगे। ज़रूरी नहीं सिर्फ डाटा, बहुत सारी चीज़ें शेयर की जा सकती हैं। कैसे? आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, आर्टिकल 1.6.2.1। या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? रिसोर्स शेयरिंग। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से आपको बताता हूँ, फोकस से सुनिएगा कि रिसोर्स शेयरिंग का क्या मतलब है। जैसे मैं अपनी रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल समझानी थोड़ी आसान हो जाती है और समझनी भी आसान हो जाती है। मैं और मेरे भाई एक ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ पे हमारा अपना ही ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल 52 कंप्यूटर्स हैं। अज्यूम कर लीजिए 52 कंप्यूटर्स हैं 2 रूम के अंदर। वो रूम कनेक्टेड है, एक ही सर्वर चल रहा है सबके साथ। तो कभी मुझे कंप्यूटर नंबर 27 वाले भाई साहब उठ के आके कहते हैं कि सर मुझे ना प्रिंट आउट चाहिए एक। कभी 11th कंप्यूटर पे जो आप ही बैठी हैं वो आके कहती हैं सर एक प्रिंट निकालना है।
तो अब सबको ही कभी ना कभी प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन रूटीन में नहीं पड़ती, मतलब रेगुलर नहीं है वो चीज़, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं। पहला, मैं 52 कंप्यूटर्स के साथ 52 प्रिंटर्स परचेज करके लगा दूं। इट विल कॉस्ट मी सो मच, बहुत पैसे लग जाएंगे और वो यूज़ भी नहीं इतने ज़्यादा होंगे। और एक बहुत ही कमाल का मेरे पास एक सोल्यूशन है जो यहाँ पे बात हो रही है। मैं एक प्रिंटर परचेज करूँ और उसे मेरा जो मेन कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर है, उसके साथ अटैच कर दूँ और सबको एक्सेस दे दूँ कि अपने कंप्यूटर पे बैठे बैठे इस नेटवर्क के थ्रू इस प्रिंटर से प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। जो आपने शायद बैंक्स में कभी ना कभी देखा हो, जाके नहीं देखा तो कभी ना कभी देखने को मिलेगा कि प्रिंट कंप्यूटर वहाँ पड़ा है, वो प्रिंट निकालेंगे और प्रिंटर वहाँ दूसरी साइड पे पड़ा होगा, वहाँ से प्रिंट निकलेगा। वो कहेगा वहाँ से पेज पकड़ के लाना, इंस्ट्रक्शन यहाँ से गई है, आउटपुट वहाँ आ रही है। दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग। आई थिंक आप बात को पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है कि कोई ऐसी डिवाइस या कोई ऐसी चीज़ जो एक है लेकिन सब लोग यूज़ कर सकते हैं। दैट थिंग इज़ कॉल्ड इन नेटवर्क इज़ रिसोर्स शेयरिंग। कम्युनिकेशन तो आप बहुत अच्छे से समझते हो, ये इस टाइम जो हो रही है ये क्या है? ये कम्युनिकेशन है। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, किसी का भी लेक्चर देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर सार अहमद साहब, अल्लाह उनकी रूह को जज़ा दे, दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आज भी वो मुझसे कम्युनिकेट करते हैं। कैसे? मैं उनके लेक्चर से सुनता हूँ। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने बड़ी कमाल की बात की, उनकी हर बात ही कमाल की है। उन्होंने कहा कि जब मुझे दिल करता है कि मैं अल्लाह को अपनी बातें सुनाऊँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की बातें सुनूँ तो मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ। क्या बात कह दी उन्होंने। तो कम्युनिकेशन समझ गए होंगे आप कि राब्ता, तो डिवाइसेस के थ्रू मेन चीज़ हो ही क्या रही है? कम्युनिकेशन हो रहा है। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, उसके बाद आता है डाटा मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। नेटवर्क के थ्रू हम डाटा मैनेजमेंट बहुत ईजिली कर सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। आजकल दुनिया में ये चीज़ बड़ी कॉमन है। हम एक फॉर एग्जांपल एक मूवी एडिट कर रहे हैं या कार्टून्स की मूवी एक बना रहे हैं, वो एडिट हो रही है, तो इशू क्या आएगा कि फॉर एग्जांपल 10 लोग बैठे हैं एडिटिंग करने के लिए। एक कैरेक्टर, सुपर हीरोज़ की मूवी है, एक पर्सन एडिट कर रहा है कि उसके हैंड से जब पंच लगेगा तो जो चिंगारियाँ निकलेंगी वो कैसी होंगी। दूसरा पर्सन एडिट कर रहा है कि जब फायर आएगा तो उस बुलेट के साथ जो फायर निकलेगी, आग निकलेगी, उसकी जो एडिटिंग है वो कर रहा है। तो कलर स्कीम तीसरा बंदा लेकर बैठा हुआ है। फोर्थ पर्सन उनके कलर ड्रेसिंग की कलर लेकर एडिटिंग कर रहा है। सारे VFX का काम कर रहे हैं। तो वीडियो एडिटिंग, मूवी एडिटिंग, VFX, ये सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं। तो एक इशू आएगा, उनके लिए एक दूसरे का प्रोसेस देखना बड़ा ज़रूरी है। इसकी एक और आसान सी एग्जांपल मैं कर, तो वो क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच कर दी जाती है। डाटा मैनेजमेंट का मतलब उनको डाटा मैनेज करके दे दिया जाता है कि सारे शेयर करके आप देख सकते हो एक दूसरे का डाटा। एक और डाटा मैनेजमेंट की एग्जांपल बहुत अच्छी है, वो है हर वेबसाइट। दुनिया की सारी वेबसाइट्स क्या हैं? डाटा मैनेजमेंट करती हैं। अगर आप विकीपीडिया पे जाते हैं तो किसी भी चीज़ की सर्च करते हैं तो डाटा मैनेज वे में आपको मिलेगा कि इस पर्सन का इंट्रोडक्शन ये है, इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ किया है। अगर उसकी मूवीज़ हैं तो उसका एक टेबल बना मिल जाएगा कि इसने इस साल में ये वाली मूवी की थी, इसने इस साल में इतनी मूवीज़ की थी जो इस पर्सन ने डायरेक्ट की थी, इस डायरेक्टर और इस एक्टर ने कितनी दफ़ा मिलकर मूवीज़ की हुई हैं। ये सारा कुछ डाटा मैनेजमेंट कहलाता है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। इस पर पहले भी डिटेल से बात हो चुकी है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स। हमारे कंपोनेंट्स तो हमें पता ही है कि कंप्यूटर चलाते हुए कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, LED, कंप्यूटर सिस्टम खुद, लैपटॉप अगर पूरा हो तो उसका चार्जर, अगर माउस आप एक्सटर्नल ऐड करना चाहते हैं वायरलेस वाला तो वो भी, यानी कंपोनेंट्स जिनसे हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। पर यहाँ पे नेटवर्किंग की बात हो रही है, इंटरनेट की बात हो रही है। तो नेटवर्किंग में जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं बेसिक वो ये हैं। राउटर भाई साहब, जो कि तकरीबन हर घर में ही होगा होपफुली। अब तो जहाँ जहाँ वाईफाई है वहाँ राउटर का होना ज़रूरी है। तो यहाँ सजेशन दूंगा कि मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, व्हाट इज़ राउटर, भाई सैयद बख्त लिखेंगे तो मे बी वो मिल जाए। अगर किसी और का भी लेक्चर देखना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन राउटर पे अलग से बहुत से दुनिया के लोगों ने वीडियोज़ बनाई हैं, वो देखेंगे तो नॉलेज बहुत बढ़ेगा। बुक में बड़ी छोटी सी बात लिखी है, वो समझ लेते हैं। ट्रांसमिट्स डाटा। अच्छा, ट्रांसमिट वर्ड समझ लीजिए पहले। फिजिक्स में वैसे ये पढ़ लिया होगा वर्ड आपने, ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, ट्रांसमिट। या ट्रांसमिट का मतलब होता है चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, द डिलीवरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिट। और सिग्नल्स के लिए हमेशा यही वर्ड यूज होता है। सेंडिंग और रिसीविंग की जगह क्या बोलते हैं हम? ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ पे डाटा नहीं बोल रहा, वो क्या बोल रहा है? डाटा पैकेट। अब ये डाटा पैकेट क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि डिटेल में जाऊँगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा यार। डाटा पैकेट क्या है? जैसे आप एग्जाम्पल में ऐसे समझ लो कि एक पूरा पैकेज है, ठीक है। तो कंप्यूटर जब डाटा सेंड करता है, राउटर जब डाटा सेंड करता है कोई भी नेटवर्क, तो उसके टुकड़े कर देता है, चॉपिंग कर देता है। ब्रेड की जैसे हमारी होती है। तो चॉपिंग करने के बाद क्या होता है? चॉपिंग ही कर लेते हैं, चलिए आपको समझने में आसानी हो जाएगी। डाटा ना एक एक चॉप करके जाता है, एक एक पीस करके जाता है, और जब रिसीविंग साइड पे रिसीव होता है तो चॉप इकट्ठा होने लग जाता है, और वो चॉप इकट्ठा करने के बाद उनको फिर से एक पूरे का पूरा क्या बना देता है? पैकेट बना देता है, जोड़ के परोस देता है। कैसे? इसकी एग्जांपल्स बहुत अच्छी है व्हाट्सएप की।
आपको व्हाट्सएप पे जब इमेज आती है या वीडियो आती है तो वो अगर आप कभी गौर करें तो वो चॉप्स की फॉर्म में आएगी। यानी कि आप कभी गौर करिएगा, अगर नेट स्लो आ रहा है तो वीडियो ऐसे डाउनलोड हो रही होगी। जैसे ही वो कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगी, एक पूरा सर्कल फिर से घूमेगा ऐसे करके, वो घूमने के बाद आपको पूरी की पूरी फाइल अवेलेबल हो जाएगी। ऐसे ही होता है। तो वो यही हो रहा होता है कि डाटा पैकेट्स की फॉर्म में नहीं आता, छोटे छोटे, चले पैकेट्स की फॉर्म ही कह लेते हैं, डाटा छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आता है और मिलके पूरे का पूरा एक बल्क बन जाता है। आई होप सो कि आप पॉइंट को समझ रहे हो, नहीं भी समझ रहे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। याद करने में बस ये बात है कि ट्रांसमिट करता है डाटा पैकेट कौन? राउटर भाई साहब करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, क्योंकि उस लेक्चर को देखना आपके लिए ज़रूरी है मेरे ख्याल से कि राउटर काम कैसे करता है। वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है पर मज़ा आता है सीख के। और राउटर के पास नेटवर्क कहाँ से आ रहा है? मे बी किसी स्ट्रीट में कोई नेट कैफ़े हो, वहाँ से मे बी PTCL का कनेक्शन लिया हो, मे बी पूरे लाहौर सिटी का मेन हेड ऑफिस है, वहाँ से नेट आ रहा है। वहाँ कहाँ से आ रहा है जी? पाकिस्तान की जो समुंदर लाइन है यानी कि कराची, वहाँ से आ रहा है। वहाँ से कहाँ से आ रहा है? दुनिया का जहाँ से इंटरनेट आता है, नेक्सिस पूरी दुनिया का, वहाँ से नेट आ रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि वहाँ से इंटरनेट आपके राउटर तक पहुँचा। वो एक लंबी स्पीच हो जाएगी, मैं उधर नहीं जाना चाहता कि काम कैसे करता है। शॉर्ट में ये कि राउटर इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा पैकेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट्स इट। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, स्विचेस। इसकी बहुत ही अच्छी सी एग्जांपल ये है कि स्विच का असल काम ये है कि एक कनेक्शन को मल्टी कनेक्शन बना देना। सर राउटर में भी तो ये ऑप्शन होती है, हम पीछे से एक वायर लगाते हैं, आगे से वो 4 हमें ऑप्शन दे देता है। बिल्कुल सही, राउटर एक स्विच भी होता है, या राउटर में वाईफाई भी देता है और स्विच का काम भी करता है। लेकिन स्पेसिफिकली स्विचेस एक अलग से डिवाइस है। जैसे एक छोटा सा स्विच होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके घर में इस साइड पे स्विच बोर्ड है, इस वॉल है, एक दीवार है, इधर वहाँ स्विच बोर्ड लगा है, ठीक है। लेकिन आपने कहा मुझे इधर कंप्यूटर चलाना है और वहाँ स्विच बोर्ड कोई नहीं है। अब आप उधर कंप्यूटर प्लेस करके चलाने लगे हैं तो वहाँ 3 to 4 वायर्स आप चाहते हैं कि मुझे लगाऊं, लेकिन वहाँ बोर्ड ही नहीं है, बोर्ड इधर है। तो आप क्या करेंगे? आप एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे सिंपली, कि एक स्विच में लगाऊंगा, वहाँ से आगे मुझे एक एक्सटेंशन मिल जाएगी जिसमें 4-5 स्विचेस की ऑप्शन होगी, तो मैं सारी वायर्स उसमें लगा के अपना कंप्यूटर चला लूँगा। सेम एज इट इज़ द केस विद योर स्विच। वेयर इज या ये क्या करेगा कि आप इंटरनेट की एक तार पीछे वाली साइड पे लगाएंगे और आगे से आपको 4, 8, 16, 32, 48, दैट इज़ इंटायरली अप टू यू कि उसकी कौन सा स्विच आपने खरीदा है। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, रेंज नहीं है, डिपेंड करता है आप कौन सा परचेज़ करना चाहते हैं। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को भी कह देता हूं कि आप बड़ा स्विच खरीदने की बजाय छोटे छोटे ज़्यादा स्विचेस खरीद लें। जैसे मैंने अपने ऑफिस में भी ऐसे ही किया है, भाई ने भी ऑफिस में ऐसे ही किया हुआ है कि हम क्या करते हैं कि हम 48 अगर कंप्यूटर चलाने हैं तो 48 वाला स्विच नहीं खरीदते, या हम क्या करते हैं 16 वाले स्विचेस खरीद लेते हैं या 8 वाले स्विचेस खरीद लेते हैं छोटे छोटे। उसका फ़ायदा क्या है कि अगर एक स्विच ख़राब होता है तो बाकी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे स्विचेस बहुत कम ख़राब होते हैं। शॉर्ट में बात जो बतानी थी, होप्स हो कि आप समझ गए हैं कि कनेक्ट करता है किसको? डिवाइसेस को। हमें एक कनेक्शन को आगे से 8 कनेक्शन, 16 कनेक्शन, 48 कनेक्शन बनाकर दे देता है। इसमें यूज़ क्या होती हैं? नेटवर्क केबल्स, सिंपल सी बात है। हमारी Cat6 केबल ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इंटरनेट में, तो वो हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑलराइट, होपफुली यहाँ तक क्लियर है। तो पहली डिवाइस थी राउटर, दूसरी डिवाइस होगी स्विचेस, तीसरी डिवाइस है नेटवर्क सॉफ्टवेयर। अगर हम एक पूरा हार्डवेयर चला रहे हैं, एक सर्वर कंप्यूटर चलाया है जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं और वो मिलके चल रहे हैं, तो उससे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए जो उसको हैंडल करेगा। जैसे आपके फ़ोन में कैमरे की ताकत इतनी है कि वो DSLR की तरह बिहेव कर सकता है, उसका आप ISO सेट कर सकते हैं, उसका आप कलर स्कीमिंग चेंज कर सकते हैं, WB चेंज कर सकते हैं, फोकस चेंज कर सकते हैं। तो इन सारे फंक्शंस के जो लेंस में ताकत है, कैमरे के लेंस में ताकत है, उसको करने के लिए सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए जो आपको अलाउ करे सेटिंग करने के लिए। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हमारी ऐप के अंदर वो सारी ऑप्शंस होंगी तो वो कैमरा चलेगा ना। अगर ऐप्स में ऑप्शन नहीं है और लेंस में ताकत है तो वो चल ही नहीं सकती। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि ऑपरेट करने के लिए जो टूल चाहिए वो होना चाहिए। तो वो हमारे लिए इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए जो हमारा टूल है उसे हम कहते हैं नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जैसे हमारे आम कंप्यूटर की विंडोज़ होती है, ठीक है, लेकिन एक सर्वर की विंडो होती है, उसे कहते हैं सर्वर विंडो। सर्वर की विंडो अलग होती है कंप्यूटर नेटवर्क को चलाने के लिए। बस ये नॉलेज के लिए इतना काफ़ी है कि नेटवर्किंग का ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फिर एक और बात है कि नेटवर्क सॉफ्टवेयर में एक और चीज़ आती है जिसे हम डिस्कस कर सकते थे डिटेल में, लेकिन अभी टाइम कम है तो बुक में भी इतना ही लिखा है कि प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ। अच्छा, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? इस पर डिटेल से बात होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ जब टॉपिक आएगा। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये वो प्रोटोकॉल नहीं है कि गाड़ियाँ जा रही हैं किसी मिनिस्टर की तो पूरी ट्रैफिक को रोक दिया जाए। वैसे वो भी तो प्रोटोकॉल ही है कि रोक दिया गया जी, लॉ है कि जब तक मिनिस्टर साहब गुजरेंगे नहीं बाकी लोग, तो ये तो डिस्टर्ब हो रहे हैं बाकी लोग।
यहाँ पे वो बात नहीं हो रही, यहाँ पे नेटवर्क के रूल्स की बात हो रही है कि नेटवर्क के कुछ रूल्स हैं जिन्हें TCP/IP कहा जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इसकी एब्रीवेशन है। शॉर्ट में बात यह है कि इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इंटरनेट की कुछ अलग से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सब को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं किस एग्जाम्पल में, किस टाइप में, नेटवर्क सॉफ्टवेयर में। होपफुली यू आर हैव गेटिंग इट। ओके, बस ये यहाँ तक ही काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा डिटेल में चला जाऊँगा और टाइम वेस्ट होगा। सॉरी फॉर बोरिंग यू, लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट आर्टिकल है इन्वायरमेंट। इस पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं, वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा जहाँ मैंने बताया था इन्वायरमेंट क्या होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है वो क्या क्या होता है, तो वेरियस होते हैं। वेरियस मतलब मुख्तलिफ, डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट होते हैं। जैसे ऑफिस की बिल्डिंग्स, गूगल के ऑफिस में 5 लाख कंप्यूटर्स हैं। जी हाँ, इतना ही है, बहुत बड़ा सिस्टम है। एप्पल का देखिएगा कभी कि एप्पल का जो लॉस एंजलिस सिटी में मेन ऑफिस है, और यूट्यूब पे पड़े हैं उनके सारे विजिट्स, गूगल पे सर्च कीजिएगा एंड यू विल बी शॉक्ड कि उनके इन्वायरमेंट कितने ज़्यादा एक्सपेंडेड हैं, लार्ज स्केल पे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट हो सकते हैं। ऑफिस की बिल्डिंग हो सकती है, और ऑफिस की बिल्डिंग छोटी सी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। डाटा सेंटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डाटा सेंटर्स जैसे कि कुछ दुनिया में जगह हैं जहाँ पे डाटा कलेक्ट करके रखा गया है। कुछ क्या, इसकी सबसे आसान एग्जांपल यूट्यूब है, जहाँ पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो यूट्यूब पे क्या होता है कि ज़्यादातर उनका एक डाटा सेंटर होगा, क्योंकि रोज़ाना 40 टेराबाइट से ज़्यादा डाटा अपलोड होता है। 40,000 GB से ज़्यादा डाटा रोज़ाना अपलोड हो रहा है और दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और पुराने कई सालों से वो डाटा सेव भी है जो पिछले सालों से चलता आ रहा है। तो ऐसे डाटा को हैंडल करने के लिए अलग से पूरी एक साइंस चाहिए होगी, उसे डाटा साइंस कहते हैं, या वो एक पूरी की पूरी फील्ड है। शॉर्ट में बात इतनी है कि उन डाटा सेंटर्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है कि हमारे इन्वायरमेंट में वो भी आती हैं। और इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, नेटवर्किंग का बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकते हैं। कहाँ, अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया के इर्द गिर्द। वाया, अच्छा इसको VIA को करते हैं वाया, विया भी बोलते हैं कुछ लोग, विया भी ठीक है। विया इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे और किस्म के इन्वायरमेंट बन सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट चल रहा है। विया का मतलब होता है के ज़रिए। क्या मतलब है, के ज़रिए। ओके, आगे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने इसको ऐसे मेंशन करके लिख दिया, द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस। अच्छा, ये इन्फ्लुएंसेस का क्या मतलब है? अक्सर आपने सुना होगा दैट यूट्यूबर इज़ इन्फ्लुएंसर, दैट इंस्टाग्राम इज़ इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मुतासिर करना। तो इन्फ्लुएंसर का क्या मतलब हुआ, मुतासिर करने वाला। सो सॉरी फॉर माई सेइंग इट, बट ये सब लोग इन्फ्लुएंसर नहीं हैं। इनके लिए इन्फ्लुएंसर वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है किसी हद तक। दे आर गुड इन इंटरटेनिंग पीपल, या दे आर एंटरटेनर्स, नॉट इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर क्या होता है, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के कायनात के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। हज़रत सहाबा हमारे, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक, देयर आर सो मैनी। जिन्ना साहब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके भी मुझे नाम माइंड में आ रहे हैं अभी, वो सब, सर सैयद अहमद ख़ान, ये सब लोग इन्फ्लुएंसर हैं। जब आप इनको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप पे इनका असर होता है, एंड यू वांट टू बिकम लाइक दैट व्हेन यू रीड दैम, कि यार मैं ऐसा करने की ज़िंदगी में कोशिश करूँ, मैं भी कुछ ज़िंदगी में ऐसा करूँ। ये हुआ इन्फ्लुएंस होना, ये होता है इन्फ्लुएंसर। तो हम इन्फ्लुएंस वर्ड को पहले अच्छे से समझ लें, फिर इन लोगों को इन्फ्लुएंसर कहेंगे। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, खुदा मुझे माफ़ करे, सबको माफ़ करे, बट ये साइकी मुझे समझ नहीं आती जो दुनिया में चल रही है कि आप एक वर्ड को बिना समझे वो टाइटल दूसरों को दे देते हैं। गलत है, गलत टाइटल देना भी गलत है और सही टाइटल भी गलत तरीके से दे देना गलत है। पहले उस चीज़ को समझें, फिर आप उस बात को आगे लेकर चलें। तो इन्हें इन्फ्लुएंसर नहीं कह सकते। इन्फ्लुएंसर वही है, जैसे मेरे लिए डॉक्टर इशरार अहमद साहब, जिनके मैंने नाम लिए, वो सब लोग ये इन्फ्लुएंसर हैं। शेक्सपियर, मंटो, सादत हसन मंटो एक राइटर थे। तो ये जितने लोग हैं जिनसे मुझे सीख मिली, मेरी वालदा मेरे लिए, मेरी नानो भी मेरे लिए, तो वो सब लोग जिनसे मैंने ज़िंदगी में मुतासिर होकर कुछ सीखा है, दे ऑल आर इन्फ्लुएंसर्स फॉर मी। मेरे कुछ टीचर्स हैं, वो सब के सब मेरे लिए इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैं उनसे बहुत कुछ सीख चुका हूँ ज़िंदगी में, और कोशिश करता हूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत लोगों को सिखाने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं आ सकता, ताउम्र नहीं आ सकता जिसे इन्फ्लुएंसर कहना चाहिए कि इसने हमारी पूरी ज़िंदगी को पलट के रख दिया, ऐसा हमें इम्प्रेस कर दिया। तो इसे क्या कहेंगे, इन्फ्लुएंसर। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ कि जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी, इश्क का आइन, अलीमुल हक हक्की साहब ने लिखी थी। उसने मेरी पूरी सोच ही पलट के रख दी, ईमान से रिलेटेड, दुनिया से रिलेटेड। तलाश एक मैंने बुक पढ़ी मुमताज़ मुफ्ती साहब की, उसने भी मुझे हिला दिया। तो ये लोग क्या कहलाएंगे, इन्फ्लुएंसर। बानो कुदसिया जी की मैंने राजा गिद्ध बुक पढ़ी, उसने भी मुझे पूरी तरह हिला दिया था, शॉक्ड कर दिया था। अशफाक अहमद साहब की मैंने
एक मोहब्बत सौ अफसाने ने बुक पढ़ी, जाविया बुक पढ़ी, उन्होंने भी मुझे पूरी तरह शॉक्ड कर दिया। ये वो सारी बुक्स हैं जिनसे मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। तो मैं इन लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ जिन्होंने वो लिखी हैं। आई थिंक अब बात समझ आ गई होगी। एंड सॉरी मैंने ये बीच में ऐड कर दिया, लेकिन चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो न्यू जनरेशन है, जेन जी जिन्हें कह रहे हैं, ये नॉलेज वाले लोग बने। आपको पता हो जब कोई वर्ड बोला जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, आपको ये पूरा पता होना चाहिए। खामखाई हम किसी के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते दैट इज़ कॉल्ड ही इज़ और शी इज़ इन्फ्लुएंसर। नॉट एट ऑल, दे आर इंटरटेनर्स, जस्ट इंटरटेनर्स। बैड और राइट दैट इज़ इंटायरली अप टू दैम। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, उन्हें इन्फ्लुएंसर नहीं कहना, एंटरटेनर्स कह लीजिए। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो इन्वायरमेंट हमें इन्फ्लुएंस करवाता है और हम किस चीज़ को बेहतर करते जा रहे हैं, नेटवर्क के डिज़ाइन को, नेटवर्क की सिक्योरिटी को और नेटवर्क की परफॉर्मेंस को। देखिए, अगर बैंक्स ना खुलते, ऑनलाइन ई बैंक्स सिस्टम यूज़ ना होता, ई बैंकिंग शुरू ना होती, तो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सिक्योर ना होती आज इंटरनेट की। अगर आर्मी के कोड्स इंटरनेट के थ्रू यूज़ ना होते, या इंटरनेट इस तरीके से यूज़ ना किया जाता कि हर ऑफिसेज़ में, हर स्कूल्स में, हर यूनिवर्सिटीज़ में हर तरह से यूज़ हो रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस को इतना बेहतर ना किया जाता। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं। लोगों की कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतना ज़्यादा हमने इन्फ्लुएंस कर दिया हमारे इन्वायरमेंट ने कि हर पर्सन एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र है तकरीबन, स्मार्टफोन यूज़र है तकरीबन। स्मार्टफोन इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग एप्पल भी तो यूज़ करते हैं, आईफोन भी तो यूज़ करते हैं। तो स्मार्टफोन यूज़ की वजह से ऐप सिस्टम कितना ज़्यादा बिल्ड हो गया, कितनी अच्छी गेम्स आने लगी, कितनी अच्छी ऐप्स आ गई जिनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप की स्टेटस की जो लॉजिक थी 2008 में जब इसे ईजाद किया गया था, 7 या 8 में, तो उसका मकसद ही ये था कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ और वहाँ पर मेरे पास सेलफोन नहीं होगा तो मैं लिख दूँ आई एम एट जिम और फ़ोन कहीं भी रख दूँ, तो जो भी पर्सन व्हाट्सएप यूज़ करता है वो मेरे स्टेटस से देख सकता है कि मैं कहाँ बिजी हूँ इस टाइम। तो ये सारा कुछ कहाँ से हुआ, इन्वायरमेंट ने, हम इंसानों के इन्वायरमेंट ने, हमारे यूज़ ने इन्फ्लुएंस किया किसको, नेटवर्क को, उसके डिज़ाइन को, उसकी सिक्योरिटी को और उसकी परफॉर्मेंस को। सो होपफुली आपको यहाँ तक पूरी तरह से अच्छे से समझ आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। मैं इतना डिटेल से बता ही सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि आप सीखें, याद करें और नॉलेज भी आए आपको। So let's continue. Alright class, let's end this topic with last article of this point. Article 1.6.2.4 या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की जो टाइप्स हैं, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ पहले ही स्टार्ट पे मेंशन कर दूँ इस आर्टिकल को ख़त्म करते हुए। बुक में ये 2 टाइप्स बताई गई हैं, लैन एंड वैन, बट आई एम एडिंग इट द थर्ड पार्ट, मैन। क्यों? क्योंकि तीनों का पता होना ज़रूरी है। जो छोटी क्लासेस में हमने बुक्स पढ़ी थी वहाँ पे ये तीनों ही लिखी हुई थी। अगर किसी ने मिस भी कर दी है सो इट्स नॉट अ बिग डील, नॉट अ प्रॉब्लम। अब हम समझ लेंगे तो बेटर यही है कि आपको तीनों का आइडिया हो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लैन, मैन एंड वैन। व्हाट इट्स एब्रीविएशन? लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट डज दैट मीन? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं। अगर एक नेटवर्क एक रूम में है, एक फ्लोर पे है, एक बिल्डिंग में है, तो उस नेटवर्क को हम कहेंगे कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन कहलाता है वो। पर यहाँ पे एक छोटा सा कैच है जो कि मैं इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ आपको। ओके, इन स्पेसिफिक एरिया मीन्स किसी एक जगह पे। अब यहाँ पे वही कैच है जो मैं बताने लगा हूँ, सच एज ए 1 बिल्डिंग, 1 ऑफिस और 1 स्कूल। आगे वाली बात बाद में करते हैं। ओके, तो पॉइंट की बात ये है कि मैं एग्जांपल इस तरीके से दूंगा कि एक छोटा सा हमने प्रोजेक्ट किया था 2016-17 के अराउंड, जहां पर हम एक यूनिवर्सिटी में अपना नेटवर्क अप्लाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें पूरा एक नेटवर्क बना कर दो। ऑफ कोर्स उनकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, पर पॉइंट की बात क्या है कि उन्होंने बीच में थोड़ा सा एरिया छोड़ा था पार्किंग के लिए और स्पोर्ट्स एरिया के लिए। फिर से एक बिल्डिंग थी और डिपार्टमेंट्स बने थे, जैसे हॉस्पिटल्स में भी होता है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, एक दूसरी साइड पे डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनकी डिफरेंट बिल्डिंग्स भी होती हैं समटाइम। तो हम ये नहीं कहेंगे विद 1 बिल्डिंग, हम ये कहेंगे जो एक जगह पे है। ऐसा नेटवर्क जो एक जगह पे है, जगह बड़ी भी हो सकती है, बिल्डिंग 10 भी हो सकती हैं और एक रूम भी हो सकता है। At one place, the network which is at one place, that network is called local area network. Hopefully you are getting the point कि अगर एक जगह पे नेटवर्क है, जैसे हमने एक छोटा सा नेटवर्क भी बनाया हुआ है, मैंने अपने घर में भी एक छोटा सा नेटवर्क बनाया हुआ है कि मेरे रूम में जो कंप्यूटर है मैंने उसे एक सर्वर कंप्यूटर बना दिया और मेरे एक जो वायर है मेरे भाई के रूम में जा रही है, वहाँ से इंटरनेट की एक मेरी वालदा के रूम में जा रही है, तो वो अपने कंप्यूटर्स पे बैठे मेरे कंप्यूटर का डाटा एक्सेस कर सकते हैं। कुरान पाक है पूरे का पूरा, डॉक्टर साहब साहब के लेक्चर्स हैं, मूवीज़ हैं, देयर आर सो मेनी डाटा इज अवेलेबल देयर। तो वो क्या करेंगे, वो इजीली उसे अपने ही कंप्यूटर पर बैठे एक्सेस कर सकते हैं बिना यूएसबी में कॉपी करवाए, बिना उस झंझट में पड़े। इसीलिए ये बात यहाँ पे लिख दी
कि जितना भी नेटवर्क में पीसीज हैं, एम्प्लॉयज़ पीसीज, जितने भी एम्प्लॉयज़ का मतलब कि हम ऑफिस की बात कर रहे हैं ना, स्कूल की बात करके हैं या ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं या हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो पीसीज हैं और उनके जो प्रिंटर्स हैं वो आपस में शेयर कर सकते हैं। जैसे बैंक की एग्जाम्पल बहुत अच्छी है कि बैंक मैनेजर के पास प्रिंटर लगा हुआ है और बैंक के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें जब भी प्रिंट चाहिए होता है वो अपने कंप्यूटर से प्रिंट निकालते हैं और वहाँ से निकल आता है, तो वहाँ से जाके वो कैरी कर लेते हैं। या एक ऑफिस में अगर 50 कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं और आपको प्रिंट आउट चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप एक प्रिंटर सर्वर के साथ अटैच करेंगे और सारे एम्प्लॉयज़ को उसकी एक्सेस दे देंगे, तो वो अपने ही कंप्यूटर पे बैठे इस प्रिंटर से प्रिंट निकाल के देख सकते हैं। सो होपफुली यू हैव गेटिंग इट कि लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है जो एक जगह पे नेटवर्क मौजूद है उस नेटवर्क को क्या कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा पॉइंट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसा कि ये वर्ड खुद बता रहा है कौन सा नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन। इस वर्ड का मतलब होता है सिटी। इस वर्ड का क्या मतलब है, सिटी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसा नेटवर्क इन सम स्पेसिफिक सिटी एरिया, जो पूरी की पूरी सिटी एरिया की हदूद में आता है। अगर किसी ने GTA गेम ज़्यादा खेली है तो वो जानता होगा कि वहाँ पर जो पुलिस आती थी उसकी जो वैन्स होती थी उनके ऊपर लिखा होता था मेट्रोपॉलिटन पुलिस। कई दफ़ा ऐसा होता है, कुछ जगह पर लिखा होता है मेट्रो, जैसे लॉस एंजल्स सिटी की पुलिस, न्यूयॉर्क सिटी की पुलिस, इवन हमारे लाहौर की पुलिस, हमारे लाहौर की जो ट्रैफिक पुलिस है, इनका जो यूनिफॉर्म है वो पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट है। आई थिंक सो क्या आप बात समझ रहे हैं कि एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ एक सिटी में आता है उस नेटवर्क को कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे गवर्नमेंट रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक ऐसा रेस्टोरेंट नेटवर्क है जो सिर्फ लाहौर में है, एक जगह पे बिल्डिंग में नहीं है, डिफरेंट जगह पे बिल्डिंग्स हैं, लाहौर के पूरे एरिया में, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, डिफरेंट एरिया, एक ही सिटी के अंदर डिफरेंट एरियाज में एक बिल्डिंग्स हैं और उनका एक नेटवर्क है, वो नेटवर्क क्या कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कोई भी ब्रांड है जो सिर्फ एक सिटी के अंदर है तो उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा आपको। फिर आता है सबसे बड़ा नेटवर्क, एक्सपेंडेड नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, जो कि पूरी दुनिया के ऊपर है। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके समझा देता हूँ। एक जगह पे एक बिल्डिंग है नेटवर्क, एक जगह पे 10 बिल्डिंग्स हैं, एक ही नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर डिफरेंट जगहों पर सिटी में नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर पूरी दुनिया में नेटवर्क है, नेस्ले, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, देयर आर सो मेनी कंपनीज आर देयर। इन शॉर्ट ये कि ऐसे नेटवर्क, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो पूरी दुनिया में हैं, उन नेटवर्क्स को क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो डेफिनेशन में भी सिंपल सी बात लिखी है, कनेक्ट्स लार्जर ग्राफिकल रीजन्स। जी हाँ, ग्राफिकल रीजन्स, रीजन मतलब डिफरेंट बड़े लेवल के रीजन, जैसे सिटीज़ हो गए, नेशंस हो गई, कॉन्टिनेंट्स हो गए, डिफरेंट एरियाज हो गए। तो पूरी दुनिया को अगर हम एक जगह इकट्ठा कर दें तो उस नेटवर्क को क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। और इसकी एग्जाम्पल खुद एक इंटरनेट है। बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट की एग्जाम्पल है कि इसको मैं कहता होता हूँ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। सर समझ नहीं आ रही, अभी आएगी समझ इंशाल्लाह। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का क्या मतलब है, देखिए एक लाहौर का नेटवर्क है, ठीक है, एक सिटी है लाहौर। थोड़ा ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर गए पंजाब का नेटवर्क है, एक प्रोविंस आ गया हमारा। थोड़ा और ऊपर गए पूरे कंट्री पाकिस्तान का नेटवर्क है। थोड़ा और ऊपर गए एशिया का नेटवर्क है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, देयर आर सो मेनी कंट्रीज आर देयर। थोड़ा और ऊपर गए तो पूरे के पूरे एशिया का, यूरोप का, सब का एक नेटवर्क है, यानी पूरी दुनिया ही आ गई। तो ये क्या हो रहा है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं कि हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो नेटवर्क बड़ा होता चला जा रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड होता जा रहा है। तो इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है सारे नेटवर्क्स का, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एंड आई थिंक सो कि आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। ऑलराइट क्लास, नाउ लेट्स एंड दिस टॉपिक विद द लास्ट आर्टिकल विच इज़ 1.6.3 इंटरनेट एज ए सिस्टम। जैसे हम सारे सिस्टम्स को, जैसे हमने कंप्यूटर भी पढ़ा तो कंप्यूटर एज ए सिस्टम देखा, उसमें सारे जितने भी हमारे पार्ट्स थे हमने उनको डिस्कस किया। यहाँ पे अब इंटरनेट के साथ भी वही होने लगा है, यानी हम इंटरनेट का क्या करने लगे हैं, एक तरह से पोस्टमार्टम करने लगे हैं कि उसमें से जो चीज़ें निकल के आ सकती हैं उन्हें देखते हैं। और लिटरली टेलिंग यू कि जब भी रिसेंटली हमने पढ़ा है जो कुछ भी, वो सारा कुछ एक दफ़ा फिर से रिपीट होने लगा है, तो ये जल्दी से कवर अप हो जाएगा, डोंट वरी, लेट्स डू इट। इंटरनेट एज ए सिस्टम में एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट इज़ अ वास्ट मीन्स बहुत ज़्यादा फैली हुई चीज़, कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाए उसे हम क्या कहते हैं, ये वास्ट है, ठीक है। तो इंटरनेट तो फैला हुआ है पूरी दुनिया में, तो ऑफ कोर्स वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। अब ये मैं थोड़ा एग्री नहीं करता कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट के जो सिस्टम्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। हाँ, अगर हम ये बात करें
कि डिफरेंट किस्म के जो छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं उनके मिलने से एक पूरा इंटरनेट बन जाता है, और फिर उस इंटरनेट को, डाटा को, सिक्योरिटी को, इन चीज़ों को मिक्स करके हैंडल करने में कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है या आती है, तो शायद किसी हद तक मैं इस बात को समझूँ। वरना बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो अगर करें तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी वाली मुझे कोई बात दिखती नहीं है। लेकिन क्योंकि बुक में है तो हम यही याद करेंगे कि इंटरनेट इज़ अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ऑलराइट, दूसरा पॉइंट जो कि इंटरेस्टिंग था, डिज़ाइन क्यों किया गया इंटरनेट को? टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल ठीक बात है। इंटरनेट को डिज़ाइन करने के पीछे रीज़न ये है कि पूरी दुनिया के जो नेटवर्क्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएं और कम्युनिकेशन कर सकें। सिंपल सी लॉजिक है कि लाहौर में जो नेटवर्क चल रहा है वो न्यूयॉर्क सिटी के लोगों के साथ कनेक्शन में आ सके। फेसबुक पे पूरी दुनिया एक जगह मौजूद है जिसे वर्ल्ड ग्रुप भी कहा जाता है, पूरी दुनिया का एक ही ग्रुप। तो ऐसी सारी चीज़ें तभी मुमकिन है जब इंटरनेट होगा। तो इंटरनेट ने यही किया कि ये डिज़ाइन किया गया था, क्यों? टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स अराउंड दी वर्ल्ड वाइड। ओके, आगे जो बात लिखी है ये थोड़ी सी समझनी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसे शॉर्ट ही रखूँ। क्या है कि इंटरनेट या नेटवर्क कैन बी पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, फोर्स, बिजनेस, एकेडमिक, एक्सेट्रा। ये मैंने टाइप्स खुद से लिख दी हैं, यानी सारी नहीं, ये बुक में लिखी हैं। पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, बिजनेस, एकेडमिक, फोर्स मैंने खुद से लिख दिया क्योंकि मुझे लगा ये भी आपको पता होना चाहिए। पब्लिक नेटवर्क कौन सा होता है? ऐसा नेटवर्क जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट और एक्सेसिस। जैसे यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे पब्लिक हैं। लेकिन आप एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जो सिर्फ एक ही जगह पे चलाएगा। जैसे मैं अगर एक छोटा सा नेटवर्क अपने घर में बना लूँ और मैं ये चाहता हूँ कि उस नेटवर्क को बाहर से कोई ना एक्सेस कर पाए, समझ रहे ना बात को? यानी मैं उसके साथ बेशक इंटरनेट भी ना अटैच करूँ और फिर भी उसे चलाने की कोशिश करूँ, तो ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ एक कुछ लोगों की लिमिट्स में रहे, जिसे एक्सेस सबको ना दी जाए, उस नेटवर्क को क्या कहेंगे? प्राइवेट। ऐसे ही गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? सिक्योरिटी चला देती है। वो है तो इंटरनेट के ऊपर। जितने भी, जैसे मेरी वालदा क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी हैं, सो आई नो दैट वर्क, तो उनका गवर्नमेंट का एक आईडी दे दिया जाता है उनको। उनकी जितनी वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो उनकी ऑनलाइन वर्किंग होती है कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं, वो सब कुछ करने से पहले आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन के लिए क्या देना पड़ेगा? आईडी देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या हो गया? सिक्योर हो गया थोड़ा सा, इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम के तौर पे इंटरनेट में थोड़ा सा सेपरेट हो गया। वैसे ही फोर्सेज हैं, आर्मी हो गई हमारी, पुलिस फोर्स हो गई, जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब के अपने अपने नेटवर्क हैं। आरटीओ, जैसे हमारी ट्रैफिक पुलिस है, उनका जो सिस्टम है, या जो रात के वक्त गश्त करते हैं पुलिस फोर्स, आरटीओ वगैरह, वो भी हैं। तो इन सब के सिस्टम्स हैं जिनको आम आदमी एक्सेस नहीं कर सकता, तो इनके इसलिए मैंने अलग से लिख दी। बिजनेस हैं, जैसे बैंक्स हैं, अब बैंक को तो एक्सेस कर सकते हो, लेकिन बैंक के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इंटरनेट एज ए सिस्टम इन सबको फैसिलिटेट कर रहा है। बिजनेसेस हैं, एकेडमिक हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, या हमारा अपना 22 लाहौर जहाँ पे आप सबका डाटा पड़ा हुआ है, जहाँ पे अब एडमिशन भेजेंगे तो रिजल्ट कार्ड वहीं पे आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। बस इनके नाम अगर आप याद कर लें तो काम चल जाएगा। थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है कि इनके नाम क्यों लिखे हैं, तो पब्लिक प्राइवेट का फ़र्क तो ज़रूर पता होना चाहिए। ओके, तो इस आर्टिकल का सब आर्टिकल है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या हैं। देखिए, जब कंप्यूटर नेटवर्क्स का टॉपिक कोई चैप्टर हम आएगा पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल से इसको डिस्कस किया जाएगा। 1-2 पेज का ये टॉपिक होगा। IPv4, IPv6, इसमें डिफरेंस क्या है। वैसे मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की हुई है, IPv4 वर्सेस IPv6, और किसी को क्यूरियोसिटी हो तो वो देख सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अभी बुक में जो लिखा है उसकी बात करते हैं। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसलिए मैंने कहा था बुक को सामने रखेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये है क्या? इंटरनेट पे आपका एड्रेस। मैंने कहा ना, इस पे जब डिटेल से टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। अभी बुक में जो लिखा है, सिर्फ अभी के लिए जो लिखा है उसी की बात करते हैं। द कोर प्रोटोकॉल। अब ये क्या बात हुई? द कोर प्रोटोकॉल, कोर मीन्स द बेसिक थिंग, द मैंडेटरी थिंग, द कंपल्सरी थिंग, उसे कहते हैं कोर, यानी जड़ का काम करना। जैसे कोई शख्स मुसलमान होता है तो आप कहेंगे कलमा पढ़ो, तो वो कोर है, बेसिक चीज़ है। उसे आप अपने 5 अरकान बताओगे, इस्लाम के 5 अरकान, फिर उसे बेसिक चीज़ें बतानी शुरू कर दी जाएंगी। जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी कोर्स हैं कि इनके बिना चारा नहीं चलेगा। वैसे ही इंटरनेट TCP/IP के बगैर नहीं चल सकता। बस ये बात बताने की कोशिश की जा रही है। द कोर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? द वे, जिस तरीके से काम को किया जाता है उस तरीके को कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स तरीका, ठीक है। आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत समझ जरूर आ रहा है। ओके, द कोर प्रोटोकॉल दैट गवर्न डाटा ट्रांसमिशन, जो अलाउ करता है। गवर्न का मतलब होता है फैसिलिटेट करना, अलाउ करना कि ये काम तुम कर लो, या हेल्प करता है किसी काम को करने में। उस सब जगह पे वर्ड क्या यूज होता है? गवर्न।
तो यहाँ बताया क्या जा रहा है कि TCP/IP वो प्रोटोकॉल है जो कि कोर प्रोटोकॉल है, बेसिक प्रोटोकॉल है, जो आपको अलाउ करता है कि आप इंटरनेट के ऊपर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर TCP/IP बंद कर दिया जाए तो आपको अलाउ करना बंद कर दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया जाए तो आपका नाम काट दिया गया। तो वही है कि आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपकी आइडेंटिटी जो है वो इंटरनेट के ऊपर TCP/IP के थ्रू आती है। थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, मैंने जैसे पहले मेंशन किया, जब ये टॉपिक डिटेल से आएगा तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड है UDP, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इनकी एब्रीवेशंस भी याद रखनी है और बुक सामने रखनी है। ये क्या है? जब हम किसी छोटे से नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारी मशीन्स को आपस में अटैच कर देते हैं तो वो एक दूसरे का डाटा देख सकते हैं। ऐसे नेटवर्क्स होते हैं और ऐसे अक्सर जगहों पर काम किए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि टीम वर्क किया जा सके, पर उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, पर उनको सोल्यूशन में किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, नॉट अ बिग डील। पॉइंट क्या था? ये फास्टर तो है बट लेस रिलायबल है। इसकी क्योंकि डिटेल्स बुक में नहीं है तो हम भी डिटेल में नहीं जाते, टाइम वेस्ट होगा, वो मैं आपका करना नहीं चाह रहा। पहले ही लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है, पर क्या करूं, वो बातें आपको बतानी जरूरी होती हैं अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू एज ए टीचर। ऑलराइट, FTP जो कि दुनिया का सबसे कॉमन प्रोटोकॉल है, ये बहुत कॉमन है। TCP/IP, FTP, SMTP बुक में नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो भी होता है, लेकिन अभी हम इसको ही पढ़ेंगे। FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, जैसे किसी फंक्शन पे गए तो किसी का बहुत महंगा या अच्छा आईफोन था या कोई और सेलफोन था एंड्रॉइड जिसका कैमरा बहुत अच्छा लग रहा था, तो आपने कहा यार तुम ही करो, सारी फोटोग्राफ्स आप ही कैप्चर कर लो। उन भाई साहब की आपने ड्यूटी लगा दी, अब वो सबकी फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहे हैं। जब वो फ्री होंगे तो रात के वक्त आप उनका सर खाओगे कि यार मुझे वो फ़ोटोज़ मेरी सेंड कर दो जो तुमने कैप्चर की थी। तो वो जो फाइल शेयर करने लगे हैं, इमेजेस जो शेयर करने लगे हैं, वो फाइल्स हैं। तो वो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? वो FTP यूज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आप बात को समझ रहे हो। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लिखा भी है कुछ ऐसा ही है, यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइल्स। ट्रांसफॉर्म का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को भेजने का प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग files from one place to another, that process is known by the word transforming, and that protocol whole is called FTP, and FTP stands for file transfer protocol. I hope you are getting the point. FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो तरीका आप यूज करते हो उस तरीके को क्या कहते हैं? FTP। बस इतनी सी बात है। ओके, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या ईमेल्स के लिए हमेशा ही ईमेल्स के लिए प्रोटोकॉल डिफरेंट बनाया जाता है। सर क्यों? ईमेल्स भी तो वही हैं जो हम व्हाट्सएप पे मैसेज लिख रहे हैं या फेसबुक पे मैसेज लिख रहे हैं, उस पर भी वही सारी ऑप्शंस आ जाती हैं कि हम फाइल को अटैच कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डिफरेंट क्यों है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से, जहाँ पर फॉर रिट्रीविंग ईमेल्स फ्रॉम सर्वर नेटवर्क, यानी कि हम ईमेल्स निकालेंगे सर्वर नेटवर्क से। सर्वर क्या होता है उस पर बात आएगी जब टॉपिक पूरा आएगा क्लाइंट सर्वर का, तो आप डिटेल से पढ़ेंगे। शॉर्ट में बात यह है कि नेटवर्क्स में, इंटरनेट पे जो हमारी ईमेल्स पड़ी हैं, रिट्रीविंग का मतलब होता है निकालना। अगर हम मुझे कहते हैं कि बैग में बुक पड़ी है तो निकालो, तो इसे कहेंगे रिट्रीव अ बुक, बुक को निकालना। तो हम ईमेल्स निकाल के देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एडिट डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। उस ईमेल के प्रोटोकॉल का नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसे SMTP भी कुछ लोग कह देते हैं, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP वो भी इसीलिए पर्पस के लिए यूज होता है। काम क्या है इनका? शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि मैंने जैसे कहा लेंथी हो जाएगा, मुझे डर भी होता है कि मैं लेंथी कर ही जा रहा हूँ। जितना भी शॉर्ट करूँ क्या करूँ, नॉलेज बताना ज़रूरी है और मुझे जिम्मेदारी का एहसास होता है कि मैं कुछ छोड़ ना दूँ, कहीं कोई छूट ना जाए तो बेईमानी जैसा फील ना है कि यार बच्चों को बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया। FTP में उतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी POP में है। बस एक मेन रीज़न ये है, सर एक और रीज़न भी है, हाँ वो भी एक रीज़न है जो स्टूडेंट्स को कई दफ़ा इस तरह से समझ नहीं आती, तो मैं बता देता हूँ। फॉर्मल दुनिया में, दुनिया की फॉर्मल यानी कि ऑफिस की लैंग्वेज में, जैसे फॉर्मल ड्रेसिंग होती है, हम T-शर्ट जीन्स नहीं पहनते, हम क्या करते हैं? शर्ट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, कोट पहनते हैं, ऑफिस जाने लगे हैं जी, फॉर्मल ड्रेसिंग है। मेरा बिलीव काम के साथ है, ड्रेसिंग थोड़ी रीजनेबल और अच्छी होनी चाहिए। मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल में बिलीव नहीं करता। FTP जो है वो इनफॉर्मल है, कोई भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सारे FTP यूज़ करते हैं। लेकिन ईमेल सिस्टम जो है वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जितने ऑफिसेज हैं, जितना भी ऑफिशियल काम होता है वो ईमेल्स के थ्रू होता है। जैसे हम लोग भी ऑफिस वर्क करते हैं तो क्लाइंट्स को ईमेल्स करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैसेज नहीं करते।
हम क्या करते हैं, ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, टास्क हमें ईमेल के थ्रू असाइन किए जाते हैं, रिपोर्ट्स हम ईमेल के थ्रू रिप्लाई में रिपोर्ट में देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये एक फॉर्मल वे है, तो इसके लिए प्रोटोकॉल डिफरेंट बना दिया गया है, पर ये थोड़ा ज़्यादा सिक्योर है। किससे कंपेयर करें? FTP से। लेकिन क्या FTP कम सिक्योर है? नो, वो भी बहुत ज़्यादा सिक्योर है। तो मेन रीज़न सिक्योरिटी भी नहीं है, मेन रीज़न यही हो गई कि फॉर्मल होना, ऑफिशियल वर्क के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और नॉर्मल चीज़ के लिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। शॉर्ट में ये बताया जा सकता है। एंड सॉरी फॉर बोरिंग यू, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। नेक्स्ट आर्टिकल, सब आर्टिकल क्या है? इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स। यहाँ ना एक बात लिखी है जो मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी ज़रूरी भी है। देखिए, जब हम पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इंटरनेट में, तो हमने पढ़ा राउटर है, स्विचेस हैं, हमारे नेटवर्क के सर्वर साहब हैं, हमारा सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क को हैंडल करता है, और वगैरह वगैरह। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताने की कोशिश करता हूँ, एंड आई नो कि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन समझिएगा ज़रूर कि हमारा नेटवर्क काम कैसे करता है। अगर आप अपने सेल फोन पे कोई भी ऐप पे क्लिक करते हैं तो वो ऐप ओपन हो जाती है, या कोई भी मैसेज सेंड करते हैं अपने किसी फ्रेंड को और उसको सेंड हो जाता है। इसके पीछे जो स्टोरी है ना, वो समझाने लगा हूँ, फोकस से सुनिएगा, वरना यूट्यूब पे एक मेरा लेक्चर अपलोडेड है, व्हाट इज़ राउटर, तो उस पर डिटेल से मैंने बताया कि वो काम कैसे करता है। वो आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर कोई इंटरेस्ट रखता है समझने में। तो शॉर्ट फॉर्म में ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब की ऐप आइकॉन को अपने सेलफोन पे ऐसे क्लिक किया, जस्ट क्लिक किया, उससे क्या होगा ज़रा समझिएगा। तो जल्दी से क्लिक करते ही एक रिक्वेस्ट जाएगी मेरे राउटर पे कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे इंटरनेट से पूछ के बताओ ये ऐप मेरे फ़ोन पे ऑन कर दो। गौर से समझिएगा, जैसे ही मैंने क्लिक किया, रिक्वेस्ट कहाँ गई? राउटर पे। उस राउटर पे इंटरनेट कहाँ से आ रहा है? किसी स्ट्रीट के किसी नेट कैफ़े से या PTCL के ऑफिस से। वहाँ से रिक्वेस्ट उस सर्वर पे जाएगी जहाँ से मुझे इंटरनेट का कनेक्शन आया हुआ है। इस तरह समझ लीजिए, ठीक है। उस कनेक्शन, जहाँ से मुझे कनेक्शन आया है, वहाँ से वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? मेरे मेन हेड ऑफिस इंटरनेट के, जहाँ भी वो बना हुआ है। वहाँ से वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? समुंदर में दुनिया के, जहाँ पे पूरी दुनिया का इंटरनेट है। वहाँ से वो कहाँ जाएगी? यूट्यूब का जो सर्वर है, जिस वेबसाइट को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, उसके सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी। इस रिक्वेस्ट को कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वाली रिक्वेस्ट चली गई। यूट्यूब एक माइक्रो सेकंड्स में ये काम होता है, इसलिए मैं पता नहीं चलता कि एक सेकंड में ये सब कुछ हो गया। अब यूट्यूब क्या करेगा? डायरेक्ट रिप्लाई मेरे फ़ोन पे करेगा? नो, जैसे रिक्वेस्ट गई है वापस भी वैसे ही आएगी। यूट्यूब का सर्वर रिस्पॉन्स देगा, उसे कहते हैं HTTP रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स देगा मेन इंटरनेट को, जो समुद्र के जरिए दुनिया के हर मुल्क में जा रहा है। वहाँ से हेड ऑफिस, जहाँ इंटरनेट से हमें हमारा कनेक्शन आता है, उस वहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा जहाँ से मुझे नेट मिल रहा है, जैसे मेरे किसी स्ट्रीट के नेट कैफ़े से आ रहा है या PTCL के हेड ऑफिस से आ रहा है, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। वहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, वहाँ से रिस्पॉन्स मेरे राउटर पे आएगा, और राउटर से रिस्पॉन्स मेरे सेल फोन पे आएगा, मेरी डिवाइस पे आएगा, जहाँ पे मैंने उस डिवाइस को, उस ऐप को ऑन करने की कोशिश की थी। आई थिंक आपको बात समझ आ गई है। तो कंपोनेंट्स सारे मिल के काम कर रहे हैं। मेरे फ़ोन के अंदर जो छोटा सा लैन कार्ड है, लोकल एरिया नेटवर्क का एक कार्ड होता है छोटा सा, जो इंटरनेट चलाने की इजाज़त देता है, वहाँ से लेकर राउटर से लेकर आगे स्विचेस से लेकर टावर्स से लेकर आगे समुद्र में बिछी वायर्स से लेकर वेबसाइट के सर्वर्स तक लेकर, ये सारे चीज़ें क्या कहलाएंगी कि ये कंपोनेंट्स के बीच में क्या हो रही है? इंटरेक्शन हो रही है, राब्ता कायम हो रहा है, और उसके ज़रिए हम इंटरनेट चला पा रहे हैं। आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आ गई होगी। कंटिन्यू करते हैं, टॉपिक ओवर करना है हमने। आखिरी है हमारा इन्वायरमेंट। यहाँ पे बात पता क्या की जा रही है कि इन्वायरमेंट से इंटरनेट कैसे बेटर हो रहा है और इंटरनेट से इन्वायरमेंट कैसे बेटर हो रहा है। आई होप सो कि आपने वो लेक्चर मेरा मिस नहीं किया होगा जहाँ पे मैंने सिर्फ इन्वायरमेंट की बात की थी, कि इस चैप्टर में एक टॉपिक था इन्वायरमेंट स्टार्टिंग पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, सीखो उसमें वीडियोज़ को देखिए ताकि आपका कोई टॉपिक मिस ना हो। तो इन्वायरमेंट पर हमेशा जब भी बात हो, आपने ये दोनों बातें याद रखनी है कि हम जो भी सिस्टम बना रहे हैं उसका इन्वायरमेंट पर क्या फ़ायदा हो रहा है और इन्वायरमेंट हमारे सिस्टम को कैसे फ़ायदा पहुँचा रहा है, दोनों चीज़ें। ऑलराइट, ओके। सो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या है कि इंटरनेट ने क्या किया, हमारा इन्वायरमेंट जो हमारा माहौल है उसे डाइवर्स कर दिया। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट लोकेशंस में चीज़ का चले जाना, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्स एंड डायनामिक इन्वायरमेंट बना दिया। डायनामिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब? सहूलत वाला, हेल्पफुल, कम्युनिकेट आसानी से करवाने वाला, आपस में राब्ता कायम करने वाला नेटवर्क। तो इंटरनेट ने क्या किया, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे माहौल को डाइवर्स कर दिया। मैं यहीं पे बैठे बैठे यूके में अपने किसी क्लाइंट से आराम से बात कर सकता हूँ, किसी इल्फर्ड सिटी में बैठे पर्सन से, या अबू धाबी में मेरे जो एक दो दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं या कज़न्स हैं, मैं उनसे बातचीत कर सकता हूँ आराम से यहीं बैठे बैठे।
ऐसे ही अराउंड द वर्ल्ड कोई भी कहीं भी मेरे जानने वाले अगर हैं तो मैं उनसे बातचीत कर सकता हूँ। डाइवर्स हो गया मेरा कनेक्शन। इसी तरह डायनामिक इन्वायरमेंट हो गया, काफ़ी राब्ते वाला। किसके ज़रिए? थ्रू, ये वर्ड मैंने खुद से ऐड किया, ये बुक में नहीं लिखा, आई थिंक सो। थ्रू किसके ज़रिए? कनेक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स को हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। जब सारे नेटवर्क्स आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? हमारे इंटरनेट भाई साहब बनेंगे। जब सारे नेटवर्क जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था। अच्छा, यहाँ पे भी सेम लाइन बताई गई है जो हम पिछले टॉपिक में देख रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।